कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन। मैं समीर सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आराध्या क्लासेस, आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 4 स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने इस चैप्टर के टोटल अभी तक 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। समझ लीजिएगा, स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 3, इसके हम 3 पार्ट्स को खत्म कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसके बाद मैंने एक रिवीजन लेक्चर दिया है। इस रिवीजन लेक्चर में जो पार्ट 1 और 2 की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक बार वापस से मैंने समराइज करने का ट्राई किया है, और उसके बाद मैं आप लोगों का पार्ट 4 जो है उसको अगेन टुडे के सेशन से कंटिन्यू कर रहा हूं। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चीजें एकदम आसान है और होप कि आपको अभी ही समझ में आ जाएंगी। घर पे जाके एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा चीज आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स? टॉपिक में जंप इन करें उसके पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब क्या होता है। बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में समझा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूजफुल रूल जो है वो aufbau है। aufbau's प्रिंसिपल जो है वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर काम में आने वाला है। aufbau का प्रिंसिपल जो है उसको मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो हमको समझ में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। s ऑर्बिटल 1 से चालू होती है, 7 पे पूरी होती है। देन यू हैव 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। मतलब कि p ऑर्बिटल जो है p से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है और 7 पे कंप्लीट होती है। d ऑर्बिटल जो है वो 3 से स्टार्ट होकर के 6 पे खत्म हो जाती है, और f ऑर्बिटल ओनली 4 एंड 5 है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होगा। तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, aufbau प्रिंसिपल को यूज करते हैं। aufbau प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि एटम्स के ग्राउंड स्टेट के अंदर ऑर्बिटल जो है उनको उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से n+l रूल के अकॉर्डिंग भरा जाता है। n+l रूल को मैंने जस्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। n+l रूल जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पर ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है एनर्जी के टर्म में। तो हम यहाँ से देखिए किस तरीके से आगे प्रोसीड हो रहे हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? देखिए हमारा जो प्रोसीडिंग है वो कुछ इस तरीके से है। इसको अलग कलर के मार्कर से यूज करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आपके पास 1s है, देन अगर आप इंक्रीजिंग में जाओ तो 2s है, 2p, 3s, 3p, 4s,
3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, एट लास्ट आपके पास है 5f 6d 7p। तो अगर हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखें तो क्या होगा? पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3s के बाद है यू हैव गॉट 3p, देन बच्चे 3d लिख देते हैं, गलत है। देखिए यहां से 4s, उसके बाद 3d, तो बिटवीन 3p एंड 3d यू हैव गॉट 4s। आगे चलते हैं, 3d के बाद आपका आ जाता है 4d, देखिए यहाँ पे सॉरी 3d के बाद आ जाता है आपका 4p, देन 5s, देन 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी टर्म है। समझिएगा, सबसे पहले आपके पास है 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, इतना सिंपल है। नाउ बिटवीन 3p एंड 3d यू हैव गॉट 4s, आपके पास क्या है? 4s। उसके बाद है 4p, तो आप कैसा बोल सकते हैं कि बिटवीन 4s एंड 4p यू हैव 3d, 5s, 5p, इसके बिटवीन में है 4d, 6s, 4f, 5d, 6p. So between 6s and 6p there you have got two orbitals, 4f and 5d, 7s, 5f, 6d, 7p. क्लियर हुआ? इसको आगे के लेक्चर्स में बहुत आसानी से हम और भी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। आपको ये वाला जो ऑर्डर है वो याद रखना है, ये aufbau का ऑर्डर है एनर्जी का, इसको आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हमें याद रखना है, ये aufbau का ऑर्डर है फॉर एनर्जी का ऑर्बिट, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड्स की बात करें तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है किसका? वैलेंस शेल का, किसी भी एलिमेंट का, वो उसका पीरियड का नंबर दिखाता है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि मैं सोडियम लिखता हूं यहाँ पर, तो सोडियम आपको पता है कि सोडियम इज Z is equal to 11, atomic number is 11, so what will be the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 10, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 6 और 2 8 और 2 10 और 11, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s 3s1 में जा रहा है या थर्ड शेल में जा रहा है। थर्ड शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो 3 है। इसका मतलब कि सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ। क्लियर हो रहा है? सोडियम यहाँ पर आपके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ। What does that means? It means that highest quantum number या इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, quantum number of या we can say principal quantum number of valence shell represents the period number of element, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड नंबर निकालना है तो वो जो है वो आपको
एलिमेंट की वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था बट जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया था। फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर देयर आर टू एलिमेंट्स, द फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड द सेकंड इज हीलियम। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हाइड्रोजन का और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन का यू हैव गॉट 1s1, हीलियम का यू हैव गॉट 1s2। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का? यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का हो जाएगा n is equal to 1। यहाँ पर यही क्वांटम नंबर n is equal to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टू आर फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, है कि नहीं? ठीक है, देख लीजिए। ये फर्स्ट पीरियड का है और यहाँ पर लोएस्ट लेवल 1s जो है वो भरा जाता है, टू एलिमेंट्स। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो इन सेकेंड पीरियड यू हैव गॉट दिस मच अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, you have got this much amount of elements, you can see that। So in second period this much amount of elements are present for you। The period is starting with lithium and it is ending up with neon। देखिए, what is the configuration of lithium? Configuration of lithium is 2s1। Configuration of lithium will be what? 2s1। And what will be the configuration of neon? It is 2s2 2p6। So both of them has got highest quantum number n is equal to 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो पॉसिबल ऑर्बिटल्स जो हैं वो हो जाएंगी 2s 2p। याद रखो बच्चों, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 2 है तो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हो जाएंगी 2s 2p। क्लियर है? थर्ड पीरियड की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है 11 सोडियम से। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1 है, कॉन्फ़िगरेशन सॉरी 3s1 है, और आर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 3p6 है। अब दोनों के अंदर ध्यान से देखिए तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल शेल का जो क्वांटम नंबर है, सॉरी वैलेंस शेल का जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, उसका वैल्यू है 3p। यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए वो है 3s एंड 3p। यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए दे आर 3s एंड 3p। देख लीजिए 2s टू 2p6 किसको डिनोट करेगा? 2s टू 2p6 मतलब कि ये सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है जो ऑब्वियसली कौन हो जाएगा? नियॉन। सोडियम बिलोंग्स टू, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इज Z is equal to 11, 1s2 sodium, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम के लिए वैलेंस शेल जो है वो हो जाएगी 3, वैलेंस शेल जो है वो हो जाएगी 3, मतलब द हाईएस्ट क्वांटम नंबर n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू इज 3 फॉर सोडियम। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following has both members from the same period of the periodic table? चेक करिए बच्चों, दोनों ही सेम पीरियड में होने चाहिए।
तो यहाँ पर आंसर सी आएगा, सोडियम और क्लोरीन। चलिए देखते हैं कैसे, देख लीजिए सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पर यू हैव गॉट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन डिफरेंट पीरियड्स, sodium and fluorine different periods, beryllium and aluminium in different periods. So sodium and chlorine are present in same periods. Clear हो रहा है बच्चों? वो same periods के अंदर है. Write the atomic number of the element present in the third period and 17th group of the periodic table. वो element जो है वो थर्ड पीरियड में होना चाहिए और 17th ग्रुप में होना चाहिए. तो देखो बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. पीरियड के बारे में लिखा है, पीरियड के बारे में लिखा है थर्ड. तो पीरियड नंबर थर्ड जो है वो सोडियम 11 से स्टार्ट होता है. आगे के एलिमेंट्स लिखना चाहे तो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, और हमें यहाँ पर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट पूछा है, 17th ग्रुप जो है दैट इज इक्वल टू 17. तो इसका मतलब है लास्ट एलिमेंट जो है वो 18 हीलियम होगा. ओके, तो इसके आगे वाला ग्रुप 17 होगा और उसका एलिमेंट कौन होगा, 17 क्लोरीन. क्लियर हुआ? ये पीरियड जो है वो थर्ड होगा ना. अगर आपका एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड में है तो n इज इक्वल टू 3. थर्ड पीरियड है मतलब वो 11 सोडियम से स्टार्ट होगा, 18 हीलियम पे पूरा होगा, और उसके आगे वाला एलिमेंट 17 क्लोरीन है. ठीक है, तो क्लोरीन के लिए यू कैन सी दैट ग्रुप नंबर इज 7. यहाँ पर ग्रुप नंबर 8 है. ठीक है, तो हियर यू हैव गॉट ग्रुप नंबर 7 एंड पीरियड नंबर 3 विच इज क्लोरीन सच 17. क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे. ये मैंने आपको समझा दिया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसके अंदर फोर्थ पीरियड आ रहा है. जो फोर्थ पीरियड है वो कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, ध्यान से देखो. तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है पोटेशियम से, पोटेशियम 4s1, और एंड अप होता है क्रिप्टन से. क्रिप्टन के अंदर यू हैव गॉट 4s2 4p6. इस पीरियड के अंदर देयर आर 18 एलिमेंट्स. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए पॉसिबल ऑर्बिटल्स ध्यान से समझ लीजिए. 4s और 4p तो है ही, इन बिटवीन इससे कम एनर्जी वाली 3d भी आएंगी. 4s और 4p ऑर्बिटल्स तो है ही, बट इसके इन बिटवीन 3p ऑर्बिटल्स भी आएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्बिटल भरी जाती है फोर्थ पीरियड में, 4s 4p 3d. इसके अंदर 3d ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट्स हैं. बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, दिस शोज ट्रांजिशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एक मिनट. Transition elements are the elements which are in between metals and non-metals, metals and non-metals. So ये जो है वो ट्रांजिशन दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के हाईली रिएक्टिव मेटल्स से राइट हैंड साइड पे हाईली नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स की तरफ. इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस तरीके का नाम देते हैं. तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज आती है जिसका नाम है 3D ट्रांजिशन सीरीज. अब इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर 3D सीरीज भरी जाती है, बिकॉज इसके अंदर 3D ऑर्बिटल भरी जाती है. ये जो एलिमेंट्स है ना उनके अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन सीरीज या 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है. दूसरा नाम जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी है. कहां पर है ये देखिए, ये यहाँ से स्कैंडियम 21 से चालू होकर के 30 जिंक तक खत्म होती है. तो फोर्थ पीरियड जो है वो 19 पोटेशियम से स्टार्ट होगा, 36 क्रिप्टॉन पे एंड अप होगा, और इसके अंदर आपके पास 3D ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट्स हैं. यहाँ तक इसके अंदर आपके पास 3D ट्रांजिशन सीरीज के ये वाले 10 एलिमेंट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से और एंड अप होते हैं जिंक के ऊपर. क्लियर हुआ?
चलिए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं। तो फिफ्थ पीरियड के अंदर देखिए बच्चों, ये स्टार्ट जो है वो होता है 37 रुबीडियम से और एंड अप होता है xenon 54 से। xenon का कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 होगा और रुबीडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 5s1 होगा। बहुत सिंपल। फॉर n इज इक्वल टू 5 पॉसिबल ऑर्बिटल्स 5s और 5p तो है ही, बट अब n इज इक्वल टू 4 से d ऑर्बिटल भी चालू हो जाती है, इसलिए इसके इन बिटवीन 4d भी आएगी। इसके अंदर आपके पास सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है जो अगेन 10 एलिमेंट्स को कंटेन करती है। इसको 4D ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4D सीरीज जो है वो भरी जाती है इन 10 एलिमेंट्स के अंदर। इन 10 एलिमेंट्स के अंदर आपकी 4D ऑर्बिटल जो है वो लास्ट में भरी जाती है, इसीलिए इसको 4D ट्रांजिशन सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं आपको ट्रांजिशन सीरीज दिखाना चाहूँ तो इट इज लाइक दिस। ओके, अब आपके पास आता है सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो सीजियम से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 55 सीजियम से स्टार्ट होता है, कॉन्फ़िगरेशन 6s1 पूरा होता है 86 रेडॉन पे जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p5। एलिमेंट्स हो जाएंगे 32। अब यहाँ पर इस सीरीज के अंदर जो ऑर्बिटल भरी जाती है वो कुछ इस टाइप से है। देखो n इज इक्वल टू 6 है तो 6s और 6p तो आएंगी ही। इसके बाद इससे एक कम नंबर कम वाली 5d आएगी और इससे एक नंबर कम वाली f आएगी। क्लियर हुआ? तो 6s 6p 5d और 4p सॉरी 4f इतनी ऑर्बिटल्स जो है या इतनी सब शेल्स जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती है। एक और चीज, यहाँ पर इन बिटवीन 57 के बाद 58 से लेकर के जो 71 तक के एलिमेंट्स हैं, इन बिटवीन 57 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लैंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। इनको हम लैंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि लैंथेनम के बाद है और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा सिमिलर होती है लैंथेनम से, इसीलिए इनको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 5D ट्रांजिशन सीरीज आती है। 5D ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो स्टार्ट होती है 57 लैंथेनम से और एंड अप होती है 80 मर्क्यूरी पे। देखना बच्चों, समझना, 57 से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से 57 लैंथेनम से स्टार्ट होगी और पूरी होगी यहाँ पर 80 मर्क्यूरी तक। इन बिटवीन यहाँ पर 14 एलिमेंट्स आएंगे जिसको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, उनको आप काउंट नहीं करोगे। तो इस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लैंथेनम, उसके बाद हाफनियम से लेकर के मर्क्यूरी तक के टोटल 10 एलिमेंट्स लाइक दिस। इनको हम 5D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, या तो इनका दूसरा नाम जो है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज भी है। इनका दूसरा नाम 3D ट्रांजिशन सीरीज भी है। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो डन, चलते हैं आगे। लैंथेनॉइड्स के बारे में आइडिया मिल गया है हमको, देखिए। ओके, 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक के जो 58 सीरियम से लेकर के 71 ल्यूटेशियम के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चा लोग उनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सेवेंथ पीरियड की अगर हम बात करें तो सेवेंथ पीरियड स्टार्ट होता है 87 फ्रांसियम से और एंड अप होता है 118 अन ऑक्टियम पे। अन ऑक्टियम क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझ लिया है। जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनके लिए एक स्पेशल नोटेशन बनाया है IUPAC ने उनके नोमेनक्लेचर के लिए। तो फ्रांसियम Z इज इक्वल टू 87 से स्टार्ट होकर के अन ऑक्टियम Z इज इक्वल टू 118 तक जाता है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 के लिए जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं वो ये है 7s और 7p तो है ही। इसे एक नंबर कम वाली मतलब 6d, एक नंबर कम वाली d मतलब 6d और एक और नंबर कम वाली f, इतनी ऑर्बिटल्स जो है वो भरी जाती है।
क्लियर हो रहा है? 7s 6d 5f और 7p ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर भरी जाती है। इसके अंदर 6d ट्रांजिशन सीरीज होता है जो स्टार्ट होता है एक्टिनियम से और एंड अप होता है यहाँ पर अनबियम तक। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है और 112 अनबियम तक पूरा होता है। इसको हम बोलते हैं 6d ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका 6d ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है। चलिए ठीक है। इसके अंदर 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे, जैसे लास्ट के अंदर 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे ना, यहाँ पर 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे। ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके 90 थोरियम से और पूरे हो जाएंगे 103 लॉरेंशियन तक। क्लियर हुआ? 7th पीरियड में 10 एलिमेंट्स का 6d ट्रांजिशन सीरीज है और अगेन 14 एलिमेंट्स का एक्टिनॉइड्स का सीरीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक ग्रुप का पीरियड, उसके एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो देखो ये जो है ना वो फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप। ये सेकेंड ग्रुप के हैं। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखना। पीरियड जो है वो अलग अलग है, बराबर 1 से लेकर के 7, लेकिन ग्रुप सबके सेम है। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखोगे ना तो इनकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। इसको जनरल फॉर्मूला NS1 से दिखा सकते हैं, where n can be 1 to 7। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर भी इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो है NS2NP6। इन सभी एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है NS2NP6। तो देखो बच्चों, इससे याद रखो कि अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। ठीक है, जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के हैं उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, क्योंकि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही होंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि 5th पीरियड के अंदर आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं? ओके, चलो देखते हैं। तो देखो, if period is 5th, what will be the value of n? Period number is equal to 5, वैल्यू ऑफ n क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ n is also equal to 5, l is equal to 0 to n-1, इसका मतलब कि 0 to 4 यहाँ तक का वैल्यूज होगा l का। पॉसिबल ऑर्बिटल्स n is equal to 5 के लिए कौन सी आती है? तो n is equal to 5 के लिए आती है 5p 5s, 5s और 5p आगे पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 5s, यहाँ पर आपका आएगा 5p और इन बिटवीन इन दोनों क्या आएगा 4d, क्योंकि d ऑर्बिटल 4 से स्टार्ट होती है। 5s के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 1। 5d के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 5। 5p के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 3। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देता हूँ। s के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है और f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। इतना आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर 5p मतलब 3 ऑर्बिटल्स, तो ऑल टुगेदर पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों? 9। नाउ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है या नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिटल्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितनी प्रेजेंट है? 9।
तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मतलब कि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? चलिए डन, चलते हैं आगे। देख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 है, एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे, तो मतलब कि मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। एमसीक्यूज देख लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो सेकेंड के लिए 8 है, थर्ड और फोर्थ के लिए 18 है, सॉरी सेकेंड और थर्ड के लिए 8 है, फोर्थ और फिफ्थ के लिए 18 है। समझ में आया आंसर? सी। Which of the following pair belongs to same period in the periodic table? यहाँ पर देख लीजिए पोटेशियम और निकल जो है वो सेम पीरियड में है, और इसके अंदर दो ऑप्शंस पॉसिबल है, बी भी सही है, कैल्शियम और टाइटेनियम भी सेम ग्रुप के अंदर है। कैल्शियम और टाइटेनियम भी सेम ग्रुप के अंदर ही है, फोर्थ पीरियड। साथ साथ में पोटेशियम और निकल भी एक ही पीरियड n=4 में है। ठीक है, चलिए 100th एलिमेंट कौन सा आएगा इसमें से? फर्मियम। उसको याद रखिएगा, जो 100th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का उसको फर्मियम बोला जाता है। फर्मियम, एफ एम, एफ कैपिटल स्मॉल एम। अब हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एलिमेंट्स का, और साथ साथ में ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर अगर हम बात की जाए तो जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होते हैं उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। जस्ट हमने पढ़ा, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, इसको आप कभी कभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोलते हो, ग्रुप नंबर 1 के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो ग्रुप 1 के हो जाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात करो तो इनको आप ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स बोलोगे। तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का हो जाएगा NS1। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को एक और सिंपल क्लास के अंदर डिवाइड करना चाहेंगे तो वो है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ये क्यों डिवाइड किया गया है उसको हम थोड़ा आगे समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, ये डी ब्लॉक है और यहाँ पर एफ ब्लॉक है। समझना, एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो देखो बच्चों, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है, इसीलिए इनको s ब्लॉक के एलिमेंट्स हम बोलते हैं। चलिए डन है। p ब्लॉक के अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर होता है, वो भी डन है। d के अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में एंटर होगा, और f ब्लॉक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक के अंदर एंटर होगा। f ब्लॉक के अंदर you have got two type of series, the one is lanthanoids and the other is actinoids। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन सभी को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगा। क्लियर है? जो कुछ इस तरीके से देखेगा, हाइड्रोजन की पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी एस ब्लॉक की बात करते हैं। तो अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसकी जगह पे आप लास्ट इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में या s ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो रहा हो तो इसको हम s ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके दो ग्रुप्स हैं, इनको आप कभी कभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी बोलते हो, या तो ग्रुप 1A और ग्रुप 1B ऐसा नाम भी दिया जाता है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर ग्रुप 2A, सॉरी हाँ 1B मैंने बोला था, उसकी जगह पे मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 1 के अंदर B नहीं है, 2A आएगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास 1A के अंदर है अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के अंदर है अल्कली मेटल्स, इन सभी को ही हम
अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस। ये जनरली जो है वो वाटर सॉल्यूबल बेस बनाते हैं या हेलोजेंस के साथ कंबाइन होकर के सॉल्ट बनाते हैं, इसीलिए इनको हम अल्कली बोलते हैं। ये जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं। अल्कली का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इनका लार्ज अमाउंट हमारे अर्थ के क्रस्ट में से मिलता है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली के जैसी होती है, इसीलिए इनको बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोला? क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में से लार्ज अमाउंट में इनका क्वांटिटी मिलता है, इसीलिए इनका नाम हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट एलिमेंट अगर आपके एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा हो तो उसको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है। उसको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है। उसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, 1A और 2A। 1A का जो ग्रुप है उसको 2A का जो ग्रुप है उसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 1A का हो जाएगा NS1। ठीक है, इनका हो जाएगा NS1। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पीरियड रखेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पीरियड के एस ब्लॉक एलिमेंट का वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकेंड ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो वो है NS2। तो इसका भी यही मतलब हुआ। सपोज कि आपको फिफ्थ पीरियड का एस ब्लॉक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो n इज इक्वल टू 5 रख दो, तो फिफ्थ पीरियड के एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2। ठीक है, तो इनको हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 से बुलाते हैं। तो वापस से समझ लो, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के टोटल आपके पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1A और यहाँ पर है ग्रुप 2A। ग्रुप 1A की बात करो तो ग्रुप 1A में है जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 1 में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा आपका NS1। और ग्रुप 2A में जो जनरल हो जाएगा आपका NS2। मतलब इन सभी को ही एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 से और इन सभी को जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 से दिखा सकते हो। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है उनका वैल्यू लो है, या एंथैल्पी जो है उनका एनर्जी लो है। तो व्हाट डू वी मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? amount of energy required for removal of most loosely bound electron। loosely bound electron, तो समझो यहाँ पर मैं सोडियम को ड्रॉ कर रहा हूँ। सोडियम के अंदर क्या है? 281 कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अलग पेन से इसको दिखाते हैं। सोडियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। ये इसका फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है और ये थर्ड शेल है। यहाँ पर आपका Z इज इक्वल टू 11 और हम सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके, वापस से ड्रॉ कर देते हैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है और ये आपकी थर्ड शेल है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट शेल में you have got 2 electrons, in second you have got 8। ठीक है, in second shell you have got 8 electrons and यहाँ पर you have got 1 electron। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है या आयोनाइजेशन एनर्जी है, सिंपल। तो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये लो है, आप सोचो क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन
प्लस 2 है। समझो यहाँ पर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर यू हैव गॉट NS1 NS2, ये ग्रुप 1A है और ये जो है वो ग्रुप 2A है। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, +1 एंड +2। क्लियर हुआ? चलिए ये रहे, इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है और रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। समझो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाउन आओगे ऐसे ऐसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, नई नई शेल्स ऐड होती जाएंगी ना, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कम होती जाएगी, इसीलिए इनका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ता जाएगा। रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा तो दूसरा चीज ये है कि मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे ना इलेक्ट्रॉन की डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा ना। चलो दिखते हैं कैसे। देखिए अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो ये है फर्स्ट शेल, सेकेंड पीरियड की बात करो तो ये है, थर्ड पीरियड की बात करो तो यहाँ पर ये है, फोर्थ पीरियड की बात करो तो यहाँ पर ये है। तो देखो फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड के अंदर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ज्यादा है, थर्ड पीरियड में इससे भी ज्यादा है, फोर्थ पीरियड में इससे भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो पीरियड भी बढ़ेगा ना, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आओगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से डोनेट कर सकते हैं और मेटालिक की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होने की वजह से ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं, प्योर स्टेट में नहीं मिलते। तो लिथियम है तो वो लिथियम जो है आपको ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलेगा, सोडियम है तो वो भी आपको ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम है तो वो भी आपको ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलेगा। मतलब ये किसी न किसी एलिमेंट के साथ आपको रिएक्ट करके कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलेंगे, इनके प्योर स्टेट में नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। लिथियम और बेरिलियम के अलावा बाकी के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं किसके ऑफ एस ब्लॉक प्लस सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट, they are forming what? So they are forming ionic compounds, ठीक है। तो लिथियम और बेरिलियम को साइड में रखो, तो बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक के वो सिक्स्थ या तो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो बच्चा लोग पी ब्लॉक के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक के बाद का जो कंटेंट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक बच्चों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट खास करिएगा, जो हमें ट्रूली मोटिवेट करता है कंटेंट को और भी ज्यादा बेटर बनाने में। क्लियर हो रहा है? मीनवाइल थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन रीच मी एनी टाइम। थैंक यू।